अब डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एम फॉर्मूला होता ही है, के बी से आप इसे डिवाइड कर दोगे एम की वैल्यू, या ऐसे लिखे कि पानी का मांग जो होता है वो होता है 273। इस विलियन में से इस झिल्ली के इधर 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 विलायक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे लेक्चर में। हम पिछले लेक्चर में, ये इसका पार्ट 2 है, इससे पिछले वाले पार्ट में हम अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ना स्टार्ट करा था, जो कि पहले वाला हम पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम दूसरा पढ़ेंगे जो है क्वथनांक में उन्नयन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर 2 है, अगर पहला नहीं देखा तो प्लीज आप उसे भी देख लीजिए। क्लियर है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बाकी अगर वो नहीं देखा तो कोई बात नहीं, ये तब भी समझ में आएगा आपको। बढ़िया। क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि होना। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, यानी कि बढ़ना। किसमें? क्वथनांक का बढ़ना। क्वथनांक क्या होता है? वो तापमान, क्वथनांक किसी विलयन का या किसी विलायक का वो तापमान होता है जिस पर वो विलयन या विलायक उबलना शुरू कर देता है, जैसे पानी का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अभी मान लो मैं क्या कर रहा, पानी को गर्म कर रहा। भाई एग्जाम्पल से समझने की प्रयास करियो कि है क्या ये। एक बीकर में मेरे पास पानी भरा हुआ है और मैं पानी को भैया गर्म कर रहा हूँ। ठीक है ना, नीचे चूल्हा चला रखा मैंने, इससे गर्म कर रहा हूँ, गर्म कर रहा। तो ये पानी जो है उबलना शुरू करा इसने 100 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। बढ़िया सर। अब मैंने क्या करा, इसके अंदर चीनी डाल दी बाहर से, है ना, या नया वाला बीकर लेते हैं। अब मैंने इस बीकर के अंदर बाहर से चीनी डाल दी भैया, चीनी। तो जब इसके अंदर चीनी डाल ली, अभी भी से मैं गर्म कर रहा उसी भट्टी पे, ठीक है ना, उसी भट्टी से चूल्हे से गर्म कर रहा। लेकिन चीनी डालने के बाद क्या हुआ कि पानी तो में चीनी घुल जाएगी और थोड़ा गाढ़ा विलयन बना देगी। ठीक है, तो इसे उबलने में अब समय लगेगा भाई। पहले अगर ये शुद्ध था, इसमें कुछ नहीं था, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा था। अब मैंने इसके अंदर चीनी भी डाल दी, तो चीनी भी तो उबलेगी भाई साहब, चीनी को भी तो पहले पिघलना पड़ेगा, वो भी तो कुछ तापमान लेगी। तो मान लो अब ये उबलना शुरू कर रहा 100.8 डिग्री सेल्सियस पे, 100.8 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है सर, तो तापमान में वृद्धि हो गई, क्वथनांक में वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हुई सर? 0.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो गई। तो ये जो 0.8 डिग्री सेल्सियस है ना, यही है क्वथनांक में उन्नयन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। थ्योरी कैसे लिखोगे देखो जरा, कि जब किसी विलायक में किसी अवाष्पशील विलय पदार्थ को मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में कुछ वृद्धि हो जाती है, उसके क्वथनांक में कुछ वृद्धि हो जाती है। जैसे यहाँ पे 0.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई, क्वथनांक में होने वाली इसी वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्लियर? बहुत बढ़िया। इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप अगली लाइन से लिखोगे कि क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है कि जो डेल्टा टीबी है वो मेरे पास समानुपाती है मोललता के। किसके? मोललता के। जब यहां से समानुपाती का साइन हटेगा तो कोई नियतांक आएगा, और वो नियतांक है मेरे पास केबी। तो डेल्टा टीबी बराबर आ जाएगा केबी इंटू एम, केबी इंटू एम। डेल्टा टीबी क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। केबी क्या है? केबी है मेरे पास उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक। और एम क्या है मेरे पास? एम है मोललता, एम है मोललता। बढ़िया एकदम। एक मिनट, परफेक्ट। एम है मेरे पास मोललता। बढ़िया, ठीक है सर। फॉर्मूला तो हमें मिल गया सर। केबी की वैल्यू आपको मिलेगी उसके अंदर। अभी मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, केबी की वैल्यू अगर मेरे पास डिग्री सेल्सियस में है तो आपको ये टेम्परेचर भी डिग्री सेल्सियस में ही निकालना, और अगर केबी की वैल्यू केल्विन में है तो आपको डेल्टा टीबी भी केल्विन में ही निकालना है।
ठीक है सर, हम निकाल लेंगे। अब इसका एक और फॉर्मूला होता है, जरा ध्यान से देखो। ये वाला जो क्वथनांक है ये शुद्ध अवस्था का था, इसे हम बोलते हैं टी नोट बी। क्या बोलते हैं? टी नोट बी। जब इसमें हमने चीनी डाल दी तो जो कुछ बना बाद में, उसे हम बोलते हैं टीबी। उसे हम क्या बोलते हैं? टीबी। ठीक है सर। और जो वृद्धि हुई है उसे हम क्या बोलते हैं? डेल्टा टीबी। अब डेल्टा टीबी मैंने कैसे निकाला? अगर मैं टीबी में से टी नोट बी घटा दूं, अगर मैं टीबी में से टी नोट बी घटा दूं तभी तो डेल्टा टीबी बन रहा है ना भाई। 100.8 में से इतना घटा रहा तभी तो 0.8 की वृद्धि आ रही। तो यानी कि डेल्टा टीबी की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है टीबी माइनस में टी नोट बी के। टी नोट बी के। अब जहां पे टीबी क्या है? टीबी है जो ये विलयन बना बाद में, विलयन का क्वथनांक। और टी नोट बी क्या है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक, यानी कि जो पानी था खाली उसका क्वथनांक। ठीक है, बढ़िया सर। अब यहां पे समझो जरा। अब हो सकता है ये डिग्री सेल्सियस में दे रखा हो और केबी की वैल्यू उसने क्या में दे रखी हो? केल्विन में, और आपसे डेल्टा टीबी की वैल्यू पूछ ले। कैसे जरा देखो ध्यान से। मान लो कि मेरे पास पानी है, ठीक है, पानी के अंदर मैंने चीनी डाल दी, पानी में क्या ऐड कर दिया? चीनी। और चीनी डालने के बाद, चीनी डालने के बाद जो मेरे पास विलयन का क्वथनांक बना, जो विलयन का क्वथनांक बना वो बना मान लो 100.5 डिग्री सेल्सियस। 100.5 डिग्री सेल्सियस विलयन का क्वथनांक है, यानी कि टीबी की वैल्यू है। टीबी की वैल्यू है। और आपसे मोललता पूछ ली, बताओ कितनी है? मोललता पूछ ली, बताओ कितनी है? अगर केबी की वैल्यू, अगर केबी की वैल्यू मेरे पास 5 किलोग्राम केल्विन पर लीटर है, अगर मेरे पास केबी की वैल्यू 5 किलोग्राम केल्विन पर मोल है, केल्विन में है वैल्यू भाई इस बार, केल्विन। ठीक है ना, केबी की वैल्यू। बढ़िया। मोललता आपको निकालनी है। ठीक है सर, निकाल देंगे। सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है भाई? पहले डेल्टा टीबी निकाल लेंगे यहां से। डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है? टीबी माइनस के टी नोट बी। टीबी कितना दे रखा है इसने? 100.5। 100.5। ठीक है। और पानी में चीनी मिल रही, और ये टी नोट बी क्या है? विलायक का, विलायक का क्वथनांक। और पानी का क्वथनांक सभी को पता होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वो पेपर के अंदर आपको नहीं मिलेगा, याद रखियो। तो 100 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू आ गई 0.5 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस। अब केबी की वैल्यू उसने केल्विन में दे रखी, दिक्कत तो ये है, तो हम केबी की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, हम चेंज किसकी करेंगे? डेल्टा टीबी की। तो डेल्टा टीबी को केल्विन में चेंज कर दो, और केल्विन में चेंज करने के लिए 273 आपको जोड़ने पड़ते हैं, 273। तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 273.5 केल्विन। 273.5 केल्विन, ये डेल्टा टीबी की वैल्यू आ गई। अब हमने पढ़ा कि डेल्टा टीबी का जो फॉर्मूला होता है, डेल्टा टीबी बराबर होता है मेरे पास केबी इंटू एम। एम की वैल्यू आपको निकालनी है, तो डेल्टा टीबी की जो वैल्यू आई है 273.5, उसमें से डिवाइड कर दो आप केबी से, यानी कि 5 से, मोललता आपकी आ जाएगी। ऐसे आपको इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्या था कि मैंने चीनी के, पानी के अंदर जब चीनी को मिलाया तो उससे जो विलयन बना उसका क्वथनांक हुआ 100.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो विलयन का क्वथनांक दिया वो दे दिया 100.5 डिग्री सेल्सियस। मोललता आपको ज्ञात करनी है यदि केबी की वैल्यू 5 किलोग्राम केल्विन पर मोल हो। ठीक है, ठीक है सर। अभी मोललता निकालने के लिए आपको डेल्टा टीबी का पता होना जरूरी है, तो पहले आप डेल्टा टीबी निकाल लोगे, और डेल्टा टीबी निकालने के लिए आपको लगाना पड़ेगा टीबी माइनस में टी नोट बी। अब टीबी इसने दे रखा 100.5 डिग्री सेल्सियस है, और चूंकि पानी है, और पानी का शुद्ध अवस्था में जो मेरे पास वो होता है
क्वथनांक वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ से मैंने डेल्टा टीबी की वैल्यू निकाल ली 0.5 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है केल्विन में। क्यों? क्योंकि केबी की वैल्यू केल्विन में दे रखी, तो इसमें हम 273 जोड़ देंगे, वैल्यू होगी 273.5 डिग्री सेल्सियस 5 केल्विन। ठीक है, अब डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम फॉर्मूला होता ही है, केबी से आप इसे डिवाइड कर दोगे, एम की वैल्यू आ जाएगी, केबी की वैल्यू 5 दे ही रखी। ठीक है, बढ़िया। दूसरा भी आप पढ़ चुके, साथ साथ एक न्यूमेरिकल भी आप देख चुके हो। अब बात करते हैं तीसरा अनुसंख्या गुणधर्म की, जो है मेरे पास हिमांक में अवनमन। इसका जस्ट उल्टा देखो जरा, देखो जो तीसरा टॉपिक है वो है हिमांक में अवनमन। समझने का प्रयास करियो क्या है, सेम समझाऊंगा। मान लो मैं पानी ले रहा, ठीक है, पानी को फ्रिज के अंदर रख दिया। अब जब पानी को फ्रिज के अंदर रख दिया तो 100 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जा रहा। कितने पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे वो जम जाता है। जमने को बोलते हैं हिमांक। ठीक है सर, 100 डिग्री सेल्सियस को हम 273 केल्विन भी लिख सकते हैं, 273 केल्विन। ये जो पानी था ना, ये बर्फ बन गया कितने पे? 273 केल्विन पे। ठीक है, अब मैंने क्या करा, चीनी डाल दी भाई इसके अंदर। ये जो विलियन बना इसके अंदर क्या कर दिया, चीनी डाल दी, चीनी। तो अब इसे बर्फ बनने में मेरे हिसाब से लग रहे हैं 270 केल्विन। कितने? 270। यानी कि पहले तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जम रहा था, लेकिन अब 0 पे नहीं जम रहा भाई। अब तापमान और कम करना पड़ेगा, और कम करना पड़ेगा, यानी कि 270 केल्विन चला गया मान लो, तब ये जाके जम रहा। या ऐसे समझ लो कि भैया पहला अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे जम रहा था, तो अब ये -1 डिग्री सेल्सियस पे जम रहा, -1 डिग्री सेल्सियस पे जम रहा। ठीक है, तो क्या हुआ, हिमांक में कमी आ गई ना भाई। पहले 0 पर बन रहा था, अब और कमी आ गई, -1 डिग्री सेल्सियस पे चला गया। तो हिमांक में अवनमन को बोलते हैं कमी। तो ये जो हिमांक में कमी आई है ना, इसे हम बोलते हैं हिमांक में अवनमन। थ्योरी कैसे लिखोगे कि जब किसी विलायक पदार्थ में किसी अवाष्पशील विलय पदार्थ को मिलाया जाता है, तो बने विलयन के हिमांक में कुछ कमी आ जाती है। पहले 0 पर था, अब -1 पे चला गया, कुछ कमी आ जाती है। आई इसी कमी को हम हिमांक में अवनमन कहते हैं। बढ़िया, ठीक है। इसे डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। और डेल्टा टीएफ अनुकर्मानुपाती होती है मोललता के, ये भी मोललता के अनुकर्मानुपाती होती है। और ये सभी को पता है, जब अनुकर्मानुपाती का साइन हटेगा एक नियतांक आएगा, और नियतांक है के एफ, जहां पे के एफ क्या है, अवनमन स्थिरांक है। मोलल अवनमन स्थिरांक है, अवनमन स्थिरांक है। ठीक है, पहले वाला मोलल उन्नयन स्थिरांक था, या उन्नयन स्थिरांक था, ये अवनमन स्थिरांक है, या मोलल अवनमन स्थिरांक है। ठीक है सर, बढ़िया। अभी देखो जरा, अगर मेरे को डेल्टा पता करना हो कि कितने की कमी आई सर, कितने की कमी आई सर, तो मैं क्या करूंगा भाई, टीएफ में से इसे घटाऊंगा। भाई ज्यादा वाली वैल्यू कौन सी है इनमें, बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये तो है टी नोट एफ, शुद्ध अवस्था, शुद्ध अवस्था का हिमांक। यह है विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक, बाद का हिमांक। अब -1 बड़ा होता है या फिर 0 बड़ा होता है? 0। बढ़िया, तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू आपको निकालने के लिए बड़े वाली वैल्यू से घटाना पड़ेगा, और बड़े वाली वैल्यू है इस बार टी नोट एफ, और घटाना क्या पड़ेगा, टीएफ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे वृद्धि निकाल लूँ तो कितनी होगी, डेल्टा टीएफ बराबर हो जाएगा, टी नोट एफ की वैल्यू 0 थी, टी नोट एफ कितनी 1 हो गई, -1 हो गई, -1 हो गई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो जो डेल्टा टीएफ की वैल्यू आई वो 1 डिग्री सेल्सियस आई, यानी कि इसमें 1 डिग्री सेल्सियस का फर्क पड़ रहा भाई। पहले 0 पर जम रहा था, -1 पर जाकर जम रहा, तो 1 डिग्री सेल्सियस का फर्क आ रहा। बढ़िया, तो डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो गया, टी नोट एफ माइनस के टीएफ। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे करके हुआ काम। बढ़िया सर, इसमें भी आप सोल्व कर लोगे न्यूमेरिकल नॉर्मल्स, है ना। एक न्यूमेरिकल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, फटाफट से आप ज्वाइन करके प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने आपको सोल्व कर दिया, सारे न्यूमेरिकल ऐसे ही सोल्व होंगे कि भैया विलायक। अच्छा, कुछ खास बात हमारे पास याद रखो जरा, मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ, देखो जरा भाई, अब आया ना बढ़िया मजा। देखो क्या खास बात है रखनी थी, जो पानी का क्वथनांक होता है, पानी की बात याद रखियो, पानी का जो क्वथनांक होता है, पानी का
क्वथनांक वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं 373 केल्विन, 273 जोड़ दो 373 केल्विन, ठीक है। पानी का जो हिमांक होता है, ये पेपर में नहीं मिलेंगे आपको, याद रखने, होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। या ऐसे लिखें कि पानी का हिमांक जो होता है वो होता है 273 केल्विन। ये 4 पॉइंट आपको याद रखनी है, ये पेपर के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। क्लियर है, बढ़िया। 3 हम पढ़ चुके हैं, एक बचता है परासरण दाब। क्लियर है, देखो जरा, परासरण दाब पढ़ने से पहले तो वैसे आपको परासरण की प्रक्रिया पढ़नी पड़ेगी। परासरण की प्रक्रिया मैं इससे अगले वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। अभी आपको परासरण दाब थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूं, जितना भी होता है, ठीक है। फुल अच्छे से पूरा क्लियर होगा जब आप परासरण की प्रक्रिया पढ़ लोगे, ठीक है। अभी परासरण दाब बता देता हूं मैं आपको क्या है, जो चौथा पॉइंट है हमारा, ठीक है। नंबर 4 वाला जो अनुसंख्यक गुणधर्म है और अंतिम अनुसंख्यक गुणधर्म है वो है परासरण दाब, ठीक है। देखो जरा, परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है, पिस्टन एक डिवाइस होता है, एक यंत्र होता है जिसके द्वारा दाब लगाया जाता है ना, चीजों को दबाना, दबाव लगाना। तो परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए पिस्टन द्वारा जो दाब लगाया जाता है उस दाब को हम परासरण दाब कहते हैं, ठीक है सर। अब परासरण क्या होता है सर? परासरण ऐसे समझो, देखो जरा, मान लो मेरे पास, ऐसे ही बता रहा, इससे अलग लेक्चर बताऊंगा मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से समझा के, ठीक है। एक ये झिल्ली होती है जिसे अपन बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या बोलते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली। इसमें इधर मेरे पास एक विलयन भरा हुआ है, बढ़िया करके एक विलयन भरा हुआ है पूरा। तो क्या होगा, इस विलयन में से इस झिल्ली के इधर 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 विलायक अणु आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? विलायक अणु। क्योंकि सारा का सारा पानी इधर आ जाएगा, पानी इधर आ जाएगा। तो इसमें से विलायक अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा गमन हम कहलाता है परासरण, ठीक है। विलायक अणुओं का विलयन में से, विलायक अणुओं का विलयन में से दूसरी ओर जाना, दूसरी ओर जाना, उसे हम बोलते हैं परासरण, परासरण प्रक्रिया। अब परासरण प्रक्रिया मेरे पास मूव कैसे करती है? वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक अणु गति करते हैं, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक अणु गति करते हैं। अब ये सांद्रता वाला क्या है वो कल ही आपको पता चलेगा। अभी जस्ट ऐसे समझो कि मेरे पास विलायक अणु इधर से इधर जा रहे हैं, विलायक अणु इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है। विलायक अणु इधर से इधर जा रहे हैं। तो इन विलायक अणुओं का इधर जाना फिर रोकना, रोकने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिवाइस से इसे दबाएंगे नीचे की साइड। ये दबेगा तो ये दबेगा इधर, तो इधर ये विलयन नहीं जा पाने के। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो विलायक अणु थे ना वो इधर जाना बंद कर देंगे। तो वो जिस दाब पर होगा, वो जिस दाब पर होगा उस दाब को हम बोलते हैं परासरण दाब, ठीक है। बढ़िया सर। अब परासरण दाब को हम पाई से प्रदर्शित करते हैं, पाई से प्रदर्शित करते हैं, और पाई का फॉर्मूला होता है पाई बराबर सी आर टी, सी आर टी। खास बात कि सी यहां पे सांद्रता पद होता है, सी यहां पे क्या होता है? सांद्रता पद होता है, जैसे कि मोलरता होगी, मोललता होगी, नॉर्मलता होगी, ये सब। आर क्या है? गैस नियतांक। आर क्या है? गैस नियतांक, नियतांक। इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है 0.0821, ठीक है, गैस नियतांक की वैल्यू होती है। और जो टी है, टी है मेरे पास तापमान। टी क्या है मेरे पास? तापमान। और ये तापमान आपको हमेशा केल्विन में रखना, याद रखियो। तो परासरण दाब भी खत्म हो गया। पाई बराबर सीआरटी फॉर्मूला होता है, सी यहाँ पे सांद्रता पद है, आर यहाँ पे गैस नियतांक है, टी यहाँ आपको तापमान है, और तापमान आपको हमेशा केल्विन में रखना। और इसी फॉर्मूले पे आपके पेपर के अंदर न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इससे पिछले वाला लेक्चर भी एक बार चेक कर लेना भाई, जिसके अंदर मैंने पहले वाला अनुसंख्यक गुणधर्म आपको पढ़ा दिया था, जिन्होंने नहीं लिखा लेक्चर, ठीक है। कुछ आपको वे वाले न्यूमेरिकल में यहाँ पे दूंगा जो पेपर में आने के चांसेस वो ज्यादा होंगे, इससे न्यूमेरिकल आने के चांसेस सबसे ज्यादा, याद रखियो,
ठीक है, बड़ा आसान से है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं, आराम से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, बढ़िया। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, उम्मीद है बिल्कुल पसंद आया होगा, यहाँ तक अगर आपने देखा तो पसंद तो आया ही होगा भाई। तो अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर दीजिए फटाफट से, ठीक है। और नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बहुत जल्दी जल्दी से आप 1000 सब्सक्राइबर प्लीज कंप्लीट करा दें, थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल भी मिलना ही चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं जाता भाई एक सब्सक्राइब करने में, एक शेयर करने में, एक लाइक करने में, क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा। खैर छोड़ो, कर देना, ठीक है। अगली वीडियो में हम प्रसरण पढ़ेंगे कि प्रसरण क्या होता है भाई, ठीक है। और जो मैं टेलीग्राम पे न्यूमेरिकल आपको दूंगा, उन न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन वीडियो भी बनाऊंगा भाई, टेंशन नहीं लेने का, सॉल्यूशन वीडियो बनाऊंगा, ज्यादा बड़ी नहीं होने की, हद 5 से 6 मिनट की होगी, सारे के सारे न्यूमेरिकल होंगे, करीब करीब 5-6, हम सबके सब निपटा देंगे, 6-7 के आसपास जो भी 5-6 होंगे वो सब निपटा देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके बाय।